नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हमारे चारों मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौंगावकर जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज सुबह मुझे लगता है हम सभी लोग जो है कुर्सी उर्सी पकड़ के बैठे हुए थे। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, बम फटता, धरती हिलती, लेकिन 1 घंटा देर से शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की। उन्होंने फिर जैसे पहले किया था, एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं। आरोप कितने गंभीर थे इसकी बात होगी, इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, ये हाइड्रोजन बम नहीं था। ये राहुल गांधी ने खुद कहा कि वो एच बॉम्ब नहीं है, ये अभी ये दूसरी किस्त आप एटम बम की मान सकते हैं। हाइड्रोजन बम अभी बन रहा है, वो तैयार हो रहा है, वो उन्होंने कहा। ये ड्रोन था। हाँ सर, हाँ, कुछ भी कह लें, ड्रोन था, कुछ छोटा मोटा कुछ था ये। अब ये कितना छोटा है, कितना असरदार था, यही बात आपके सामने हमें करनी है। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप का दूसरा संस्करण या दूसरा एटम बम फोड़ा। पहले तो राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, वो बाद में फूटेगा। मतलब यह कि आज राहुल गांधी ने एटम बम का ही दूसरा विस्फोट करने की कोशिश की। इंपैक्ट क्या हुआ? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मुझे अपने देश से प्यार है, संविधान से प्यार है, और मैं जो कहता हूं सबूतों के आधार पर कहता हूं, और मैंने अपनी टीम से कह रखा है 100% श्योर नहीं होगे तो मैं मंच पर आरोप लगाने नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने आरोप लगाया, फिर ये भूमिका उन्होंने इसलिए बनाई कि मैं सारी तैयारी के साथ कह रहा हूं और मेरे पास 100% बुलेट प्रूफ है, ये उनके शब्द हैं। और सीधा नाम लेके कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वो वोट चोरों को बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपनी तफ्तीश में पाया है, हमने अपनी तफ्तीश में पाया है, इसका भी अभी हम लोग बात करेंगे, ये बात कितनी सच है, कि आयोग ने टारगेट करके वोटर्स का नाम हटाया। चुनाव आयोग खास तौर पर दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाता है। ये वो वोटर हैं जो हमारे वोटर हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। ये सारे उन बूथ पर नाम काटने की कोशिश हुई जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती थी। इन लोगों के वोट बड़े स्तर पर काटे जा रहे थे। ये आरोप वो लगा रहे थे 2023 के कर्नाटका, 2023 ही ना सर, 2023 कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन के सिलसिले में। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी, आलंद। खास बात यह है कि जिन लोगों के वोट काटे गए या काटने के प्रयास हुए, इसकी जानकारी उनको भी नहीं थी। जिन फोन नंबरों से या जिनके नाम पर वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई या फॉर्म 7 भरकर किसी का नाम काटने के लिए कहा गया, उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि उनके नाम या नंबर का इस्तेमाल करके ये आवेदन जो है चुनाव आयोग को दिया गया है। फिर राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 ऐसे वोट काटने के प्रयास हुए। उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि 14 मिनट में 12 वोट डिलीट किए गए, सेकंडों के अंदर फॉर्म भर के अपलोड किए गए। इससे उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि यह कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा था, यह एक सिस्टमैटिक तरीके से वोट चोरी, वोट काट करके चुनाव की चोरी करने का प्रयास था, और यह कोई कॉल सेंटर काम कर रहा है इसके पीछे। फिर उन्होंने कहा कि जो सबूत हम दे रहे हैं वो वोट चोरी का एक और प्रमाण है। चुनाव आयोग ने सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर्स के नाम को हटाया, या जिन्होंने भी प्रयास किया। इसकी सीआईडी जांच चल रही है कर्नाटका में, यह बात सही है। सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे। क्या जानकारी मांगी? इसमें डेस्टिनेशन आईपी, ओटीपी ट्रेल, ऐसी जानकारियां मांगी गई ताकि सीआईडी जो जांच कर रही है वो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों ने फर्जी तरीके से कुछ लोगों के नाम काटने का प्रयास किया। जवाब नहीं मिला, यह राहुल गांधी ने बताया। चुनाव आयोग ने हमें जवाब नहीं दिया। अब यह मामला कब का है? जो मैं आपसे कह रहा था कि राहुल गांधी ने कहा हमने अपनी तफ्तीश में पाया, यह मामला है फरवरी 2023 का। फरवरी 2023 में इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। मार्च 2023 में कर्नाटका सीआईडी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख दी थी। मतलब यह मामला 2.5 साल पुराना है। तब से 18 बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने जांच को अटकाया हुआ, यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया, और जांच अटकाकर वो लोकतंत्र के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर जोड़े गए थे। कर्नाटका में जिन लोगों के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए, कर्नाटका के बाहर के मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए उसके लिए। चुनाव आयोग हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। तो मैं आपको राहुल गांधी का पहले तो आरोप सुना देता हूं, फिर यह बात इसमें कितनी उनकी तफ्तीश थी या कितनी पुलिस की तफ्तीश थी। चुनाव आयोग ने इसका एक जवाब भी दिया है, वो ही मैं आपको बताऊंगा। आरोप कितना गंभीर था आपको उनकी बात से पता लगेगा। Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland.
in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, फिर राहुल गांधी ने बताया कि जहां हम मजबूत हैं, मतलब कांग्रेस मजबूत है, वहीं पर वोट काटे जा रहे हैं। हमारे 10 में से 8 बूथ जो हमने जीते, वहीं पर वोट काटने के प्रयास हुए। वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है, वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद ने अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, वहां टारगेट किया। और 2018 में, पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती और इन 8 में से इन्होंने 6,000 लोग उड़ाने की कोशिश की। एक कोइंसिडेंस नहीं था। फिर राहुल गांधी ने नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से, कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता ऐसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो ये उनका आरोप था मोटा मोटा। फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि सवाल हुआ आप आगे करेंगे क्या, तो उन्होंने कहा देखिए ये मेरा काम ही नहीं है, ये वोट चोरी मैं पकड़ूं, सबूत मैं दूं, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा देश में और भी संस्थाएं हैं, मतलब लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। उन्होंने कहा जुडिशरी है, संज्ञान लें इन बातों का। ये बात उन्होंने 2 बार कही कि ये मेरा काम नहीं है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, ये मेरा काम नहीं है, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो जो लोग ये बार बार पूछते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, उसका एक जवाब था, इनडायरेक्ट जवाब था कि अपने आप संज्ञान ले कोर्ट, अपने आप इस पर उसको देखना चाहिए चोरी हो रही है, और वो जाके पूछे। हम तो पूछ ही रहे इलेक्शन कमीशन से। अब आपको इलेक्शन कमीशन का जवाब बता देता हूं जो आया हमारे पास। एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। ये आरोप गलत हैं और आधारविहीन है। नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन जाकर कोई व्यक्ति किसी का वोट नहीं कटवा सकता, एज मिसकंसीव्ड बाय श्री राहुल गांधी, जैसा जो गलत समझा राहुल गांधी ने। तीसरा, नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। जिस व्यक्ति का नाम काटने का आवेदन आया है, बगैर उसको सफाई का मौका दिए किसी का नाम नहीं कट सकता। चौथा, 2023 में कुछ नाकामयाब ऐसे प्रयास हुए थे कुछ लोगों के नाम कटाने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इसकी एफआईआर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही की गई थी। यह इलेक्शन कमीशन कह रहा है 2023 में इसकी शिकायत हो गई थी। और एज पर रिकॉर्ड्स आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज वन बाय सुबाथ गुट्टेदार बीजेपी इन 2018 एंड बीआर पाटिल इन 2023। मतलब जिस इलेक्शन में वोट काटने के प्रयास हुए वो इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती। मैं आपको 1-2 बातें और बता देता हूं ताकि सारे फैक्ट्स आ जाएं एक बार। राहुल गांधी का यह आरोप नया नहीं है, यह अखबारों में छपा हुआ है। कई दिन पहले अखबारों में ये सारी बातें जो उन्होंने कही है, एक एक चीज अखबारों में रिपोर्ट हो चुकी है। तो राहुल गांधी एक पब्लिक इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अगर प्रस्तुत कर रहे थे तो वो ठीक नहीं था। अब वो रिपोर्ट कहती क्या है जो अखबारों में छपा है, मैं आपके लिए वही पढ़ रहा हूं। क्या प्रयास हुआ गलत तरीके से लोगों के नाम काटने का? जवाब है हां, प्रयास हुआ। क्या यह प्रयास कामयाब हुआ? जवाब है नहीं, जवाब यह प्रयास कामयाब नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट कहती है कि एक बीएलओ को, सरकारी अफसर को शिकायत मिली
कि इस व्यक्ति का नाम काटना है। फॉर्म 7 आया उनके पास और वो उसके अपने भाई का था। उन्होंने कहा कि मेरा भाई तो वहीं रहता है, उसका नाम क्यों कटेगा? तो एक गलत मामला उनके पास आया। फिर जो व्यक्ति चुनाव जीते हैं, चुनाव से पहले उनके पास कुछ शिकायतें आई कि साहब हमारा नाम काटने के हमको मैसेज आए हैं, तो उन्होंने भी इसकी शिकायत की। फिर इसके बाद देखिए रिपोर्ट कहती है, ममता देवी रिटर्निंग ऑफिसर आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड देन असिस्टेंट कमिश्नर कलबुर्गी इन हर कंप्लेंट टू द आलंद पुलिस ऑन February 21, 2023 said that of the 6018 only 24 applications were genuine and only those names were deleted. रिटर्निंग अफसर ने, जो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी होगा उस वक्त चुनाव का, क्योंकि चुनाव शुरू हो चुका था, उसने खुद पुलिस में शिकायत की 21 फरवरी 2023 को। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि शिकायत तो हमने ही कराई थी, वो बात सही है, अखबारों में छपी हुई है। फिर राहुल गांधी ने कहा 6018 नाम काटे, 6018 फॉर्म आए थे, उनका ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ और उसमें से केवल 24 एप्लीकेशन जेन्युइन पाई गई और केवल 24 लोगों के नाम कटे, 6018 लोगों के नाम नहीं कटे। फिर उसमें उन्होंने कुछ टेस्टिमनीज दिए, तो क्योंकि राहुल गांधी ने भी कुछ लोगों को वहां खड़ा किया तो मैं भी पढ़ देता हूं। क्या ऐसे लोगों का इस्तेमाल हुआ जिनको मालूम ही नहीं था कि मेरे नाम पर एप्लीकेशन जारी है किसी तीसरे आदमी का नाम काटने के लिए? बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा हुआ था, इसीलिए यह मामला सीआईडी को गया था। अब क्या बताते हैं, देखिए एक इनमें एक लिखी हुई टेस्टिमनी है, केस स्टडी है। श्री शैला बारबई, एज 42। मैं एक नाम लेके इसलिए पढ़ दे रहा हूं क्योंकि अखबार में छपा हुआ है, मैं कोई मैं कहीं से डिस्क्लोजर नहीं दे रहा हूं, ये अखबार में छपा है। उन्होंने बताया कि मेरे नाम पर जो है, ही वॉज शॉक्ड टू डिस्कवर एन एप्लीकेशन टू डिलीट हिज नेम फ्रॉम द वोटर लिस्ट। उन्होंने कहा मैं हमेशा से इसी गांव में रहा हूं। आई रियलाइज देयर वॉज सच एन एप्लीकेशन व्हेन द बीएलओ केम टू चेक। मुझे पता लगा कि मेरा नाम काटने की अर्जी दी गई है जब बीएलओ मेरे घर वेरिफिकेशन करने आया। बीएलओ वेरिफिकेशन करने के लिए ग्राउंड पर किस घर में गया जिसका नाम काटने की अर्जी आई थी? मतलब सिस्टम काम कर रहा था। जिसकी जो राहुल गांधी ने कहा किसी ने फोन पर गलत फोन नंबर किसी का ले लिया, किसी का नाम उठा लिया, ऑनलाइन आवेदन दे दिया काटने का, दिया, लेकिन नाम उससे कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। बीएलओ घर जाके वेरीफाई कर रहा है और जब पा रहा है कि वहां पर यह व्यक्ति तो यहीं रहता है, उसका नाम नहीं कटा। ऐसे 2-3 उदाहरण इस रिपोर्ट में भी छपे हुए हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है शायद इसी मुद्दे पर, एक बार सुन लेते हैं। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पैगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और इन मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो
कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया। और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया। राहुल जी कहते हैं लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, एक महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया, मलूर विधानसभा के चुनाव को खारिज किया है। क्या 2023 में कांग्रेस ने वोटों के गबन के साथ इस सीट को जीता था? इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के उम्मीदवार मंजुनाथ गौड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा मलूर विधानसभा में मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई। क्या फेराफेरी के साथ कांग्रेस ने सीट जीती थी? राहुल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको और कांग्रेस पार्टी को। और आपके इलेक्शन कमिश्नर के समय अगर मैं कहूं, सोनिया जी का नाम जब आया कि नवीन चावला जी की नियुक्ति उन्होंने कर दी और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरोप लगाकर कहा था, प्रेसिडेंट को लिख के कहा था कि क्लासिफाइड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नवीन चावला लीक करते हैं। कुछ सवाल आज मैं और पूछना चाहता हूं कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? ये आए तो धमाका करने थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ने तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा दो, ना आप सबूत दे पाते हो।
और गलत आरोप लगाते हो? क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? अपने हर तर्क में वो बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स is the sole agenda of Mr. Rahul Gandhi and Congress party? Is Congress trying to protect infiltrators and their voting rights? Rights तो है नहीं, लेकिन अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ है और देश के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। आनंद की बात मैंने आपके सामने रख दी। जो आरोप इन्होंने लगाया उस पर पूछना ही पड़ेगा, क्या वो 6000 वोट डिलीट हुए थे कि नहीं हुए थे? और बीआर पाटिल क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो जीते हैं? तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है? राहुल जी अराजकता फैलाना बंद करें, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बंद करें। Your sole politics has become to create chaos, then play victim card, and you are always trying to delegitimize democracy. आप ना शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र टूल किट गैंग के माध्यम से क्या आप लोग रचने जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास? लेकिन आप जितने मर्जी प्रयास करिए, भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी और घुसपैठियों को, जिनको आप वोट दिलाना चाहते हो, उन घुसपैठियों को बेनकाब करने का काम भी हम करेंगे। और ये आपकी घुसपैठिए बचाओ राजनीति को भी बेनकाब हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। त्रिपाठी जी, सुना आपने राहुल गांधी को? सुना, बड़ा समय खराब हुआ। हम तो 10 बजे बैठ गए थे। अच्छा, क्योंकि भाई बड़ी बात आने वाली थी, हाइड्रोजन बम का मसला था और समीर जी ने कहा था कि थोड़ा सतर्क होकर बैठे, फटेगा तो दिक्कत होगी, तो हम सतर्क होकर बैठे थे। 10 से 11 बज गया और कमाल की बात ये थी कि बार बार 15-15 मिनट बढ़ाया जाता रहा। कभी क्या सचमुच कोई आदमी इतनी गंभीर प्रेस वार्ता करेगा तो इस तरह की गड़बड़ हो सकती है? इज इट पॉसिबल? नहीं संभव है। कब होता है? जब आप आधी अधूरी तैयारी के साथ झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी होता है। नंबर 1। नंबर 2, ये पिछली बार जब उन्होंने महादेवपुरा का कुछ किया था तो फिर भी थोड़ा लग रहा था कि हाँ भाई ये है, ये चीजें हो गई हैं, ऐसा हो गया। लेकिन आपको याद हो पिछली बार जितने आरोप उन्होंने नाम लेकर लगाए वो सब झूठे साबित हुए। अब ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई लोग कहें नहीं झूठे नहीं कहना है, लेकिन साबित हुए, सच है, तो अब उसको कोई क्या करेगा। तो इस बार उससे बचे हैं ये। अब क्या हुआ, वो जो लेकर आए आपने पहले ही, मुझे तो लगता है कि जो हम लोगों के बोलने के बहुत बचा नहीं, वही आपका वाला हिस्सा वो चल जाए तो संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए यार कि अगर 6018 या कितना नाम उन्होंने बताया वो अगर काटने के लिए गया, उसमें से मात्र 24 कटे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव आयोग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। और जब हम चुनाव आयोग कहते हैं तो वो बीएलए और बीएलओ दोनों को मिला के हैं, यानी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता और जो चुनाव की मशीनरी है राज्य सरकार। अब तीसरी बात, वो बार बार जब ये कह रहे थे तो उसमें 3-4 बार उन्होंने दोहराया कि मैं देशभक्त हूं। पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं। देश से प्यार करता हूं। हाँ, देश से प्यार करता हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं जो कहूंगा 100% प्रूफ के साथ कहूंगा। ये कब कहता है आदमी जानते हैं?
जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जब उसको लगता है कि मेरा भरोसा कोई नहीं कर रहा है, विश्वास कोई नहीं कर रहा है, तो बार बार कहता है। लेकिन क्या सचमुच राहुल गांधी को इतना संकट आ गया, उनको देशभक्त वाला बार बार बताना पड़ा? चलो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का अलग बात। अब चौथी बात, उनसे सारे पत्रकारों ने एक ही सवाल पूछा जिसके जवाब में वो बढ़िया वाली जलेबी छानने लगे। उनसे पूछा गया कि भाई यहां तक आप आ गए, अब आगे आप क्या करोगे? ये भी पूछ लिया गया न्यायालय जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई लोकतंत्र का रक्षक नहीं हूं, मैं डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, मैं प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हूं, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है तो मैं कर रहा हूं। यानी उनका कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय अपने से जो करना हो वो कर ले। अब अगर इस सब को आप देखें तो आखिरी बात कर लें तो बात खत्म हो जाएगी। ज्ञानेश कुमार जी, मेरी जहां तक जानकारी ध्यान में आ रही है, फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने और ये सारी बातचीत हो रही 2023 के विधानसभा। नहीं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम 18 बार सीआईडी चिट्ठी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन को, वो मांग रहे हैं जांच में इलेक्शन कमीशन ने कुछ जानकारियां उनको दी भी हैं, जिन फोन नंबरों से आवेदन हुए नाम काटने के वो उनको प्रोवाइड कराए गए सीआईडी को, आईपी लॉग्स जो हैं, आईपी एड्रेस वो प्रोवाइड करा दिए गए। इसके आगे सीआईडी चाहता है, ये टेक्निकल मामला है तो जो रिपोर्ट हुआ मैं वो पढ़ रहा हूं, डेस्टिनेशन आईपीज एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। उन्होंने सीआईडी ने कहा इनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसमें और वो कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ये वाली बात अच्छा कि आपने मतलब हाईलाइट कर दिया। सीआईडी एक सरकार के अंडर में काम करती है, संघीय ढांचे में ये सारे काम नहीं होते हैं कि किसी अपने एजेंडे को चलाने के लिए ऐसे काम किया जाए। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई क्रिमिनल हो रहा है, जो लिख भी रहे हैं कि द क्राइम, तो क्रिमिनल अगर कुछ है तो सीआईडी खुद पता कर सकती है। सीआईडी तो किसी भी मोबाइल नंबर की जांच देश के किसी हिस्से में भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र की बात अब नहीं करते हैं, क्योंकि वहां आपको आरोप बोगस लग रहे हैं? बोगस नहीं है, बकवास है। देश का समय खराब किया, और एक तरह से कहें तो जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसको और चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है भी, आपने कहा। मैं ये नहीं कहूंगा, ये केस में आपने कहा, ये कहना हमारा काम नहीं है। चुनाव आयोग बढ़िया काम करे, उसकी जवाबदेही, कई जगह अभी बहुत गड़बड़ियां, उसको ठीक है। विजय जी देखिए, एक तो वो बात याद आई, आज राहुल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि राहुल जी को वो कहानी याद रखनी चाहिए, भेड़िया आया वाली। यदि बार बार भेड़िया आया की कहानी के साथ आप शुरू करेंगे तो किसी दिन भेड़िया आ जाएगा और लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो हाइड्रोजन, मुझे नहीं पता कि, और जरूरी नहीं है कि जो हाइड्रोजन बम के साथ की नहीं की उससे कोई बात नहीं है, आगे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। एक तो मुझे ज्ञानेश कुमार जी के साथ उनका जो व्यक्तिगत हमला वो नहीं समझ में आया, क्योंकि ये पर्सनल हो गया सर, ये पर्सनल भी हो गया, और दूसरा अभी वो तो आए 4 दिन हुए उनको आए हुए, और ये इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार कोई भी हो, हमारा झगड़ा तो इलेक्शन कमीशन से है ना, असली सिस्टम से है। मतलब राहुल जी का भी, या जो भी लोग बात करेंगे इलेक्टोरल सिस्टम में गड़बड़ी की, तो वो इलेक्शन सिस्टम पर है, इलेक्शन कमिश्नर। और कहीं सीईसी की भी बात कर लें तो ठीक है, पहले हम राजीव कुमार जी थे, शायद राजीव कुमार जी थे ना, उन पर कर रहे थे, अब ज्ञानेश कुमार, कोई ना कोई तो आएगा ही। इस बार तो फोटो वोटो लगा के पीछे बैकग्राउंड में आए थे। हाँ, तो वो ज्ञानेश कुमार जी की उसमें आवश्यकता नहीं, मैं कोई उनको बचाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन पर्सनल नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन पर जो हमला करना है। दूसरी बात, वैसे आपने सच में बहुत सारी बातें कर दी, मुझे लगता है कि अनुराग जी भी यदि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते तो शायद मतलब आपकी बात आप जो बोल रहे थे वो कर लेते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती। हमने तो सर छपी भी रिपोर्ट बताई अखबार, ठीक है, तो वो भी तो राहुल जी ने बताई है। हाँ, राहुल जी ने वही बताई है, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बहुत पाक साफ तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन पर नहीं, पूरे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे वोट काटे जाते हैं। मैं इस बात को कतई नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि 100% कोई सिस्टम जो बिल्कुल ठीक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं ऐसे कि ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। नहीं, ठीक बात है वो सर। करके बता दूं? जी बताइए। स्वीकार करके बता दूं? हाँ, आज बता ही देंगे सर। ये 2019 में और 2022 में नोएडा के अपने उसी घर से मैंने वोट दिया, और 2024 में मेरा नाम कट गया। मेरे घर पे एक चिट्ठी आई कि आपका नाम तो कट गया है। तो हमने फिर बीएलओ का पता करके बीएलओ को फोन नहीं किया। बीएलओ ने कहा कि अरे सर बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया, और मैंने उसको बताया भी कि भैया हम पत्रकार हैं, हम तो यहीं रहते हैं और 12 साल हो गए यहीं रहते। ठीक है। उसने कहा जुड़ जाएगा। हम भी भूल गए, उन्होंने भी शायद जरूरी नहीं समझा, नाम हमारा नहीं हुआ और हम नहीं कर पाए। लेकिन हम इसका मतलब ये कहें कि जो कोई एक प्रत्याशी है, जो कोई जान जाए कि मैं किसको वोट करूंगा और मेरा वोट काट देंगे, ये तो ऐसी बात उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं विनोद जी। जब एसआईआर की बात हुई तब भी बात हुई, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल सबको दिखती हैं।
लेकिन उसको आप चोरी, डेलिबरेट साजिश जब ये कहते हैं तो मामले को आप अलग रंग दे रहे हैं, वो आप उसको आरोप बना दे रहे हैं। अब मैं इस केस में इस केस से ये भी तो पता चला ना, इतनी बात तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हुई और इलेक्शन कमीशन नहीं कराई है कि कोई तो प्रयास कर रहा था वोट कटवाने के। तो वो बात है। गंभीर हुई। बात वो है हाँ। कि कोई प्रयास कर रहा था, और वो जो प्रयास कर रहा था वो कौन है इसका पता लगना चाहिए। वो कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई पार्टी है, कोई नेता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सवाल उठता है, मैं राहुल जी के आरोप पर नहीं जा रहा, मैं तो विजय जी की शैली में आज बात कर रहा हूँ कि वो तो बहस का मतलब ही नहीं है। लेकिन राहुल जी ने जो आरोप लगाया, राहुल जी जाने उसको, लेकिन ये बात तो है, और इलेक्शन कमीशन ने भी माना कि इस तरह की कोशिश हुई और उसका उन्होंने ग्राउंड वेरिफिकेशन किया। ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद 24 लोगों के नाम कटे पाए गए, मतलब काटे 6018 में से मात्र 24 कटे। यानी किसी ने कोशिश की, जिसकी शिकायत हुई, शिकायत के बाद ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, तो सिस्टम ने अपना काम किया। लेकिन कोशिश किसने की, ये महत्वपूर्ण है। और शायद महाराष्ट्र, कर्नाटक की सीआईडी जो जांच जो हो रही, वो यही पता कर रही है कि कोशिश किसने की। इस पर इलेक्शन कमीशन को सीआईडी का सहयोग करना चाहिए। ये बात नहीं कि सीआईडी खुद जांच करे, संस्थाएं एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन। अब जो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया सर, वो इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन ये तो ये भी फैक्ट का पार्ट है कि कुछ जानकारी इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी राहुल जी ने भी कहा कुछ जानकारी शेयर की। अब वो कुछ और जानकारी चाह रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया है। अब वो उनके पास जानकारी है, वो जानबूझ के नहीं दे रहे। क्या कोई इसमें कानूनी अड़चन है, या हमको भी नहीं तो वो चिट्ठी लेके स्पष्ट कर दें। अगर कानूनी अड़चन है तो बता दें, भाई इस कारण हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं है, तो ये तो स्पष्ट। लेकिन प्रयास के बाद सिस्टम ने काम किया ना अपना। वो तो मैं कह रहा हूं, सिस्टम ने काम किया। लेकिन जब सवाल ये है कि जब 18 बार चिट्ठी लिखने के बाद कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आता है, तो सवाल भी उठते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि इस पूरी इसमें पारदर्शिता अपनाते हुए ये क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का नीडेड है। एक बात दिलचस्प कहूंगा कि अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने पुराने चुनाव आयुक्तों को बता दिया कि साहब वो कांग्रेस के साथ थे। तो यानी इसका मतलब तो ये निकला कि जब जिसकी सरकार उसका चुनाव आयोग। ये तो अनुराग ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं इस बात से सहमत हूं, ज्ञानेश कुमार जी तो अभी आए हैं 6 महीने पहले। तो अगर उस समय तो कोई और रहा होगा, 2023 में राजीव कुमार थे या कौन थे। लेकिन ये संस्था की बात है, इसमें ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चुनाव है कंटिन्यूटी। वैसे उन्होंने आज ये भी कहा समीर जी कि अब हमें इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी जानकारियां मिलने लगी, मतलब इलेक्शन कमीशन के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये भी कहा उन्होंने। ये कहा कि उन्होंने अपने सोर्सेज को जो है निपटा दिया। देखिए मुझे लगता है राहुल ये बता करके, क्योंकि वहां पे इलेक्शन कमीशन में इसकी जांच होगी, उन पे सर्विलेंस रखा जाएगा, कौन है क्या है। नहीं, देखिए मुझे लगता है उसका पॉलिटिकल मतलब है। मुझे लगता है राहुल गांधी जो बाल का खाल निकालने वाला जो काम होता है ना, बिल्कुल उस तरह के स्तर पर आ गए किसी भी तरीके से। भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी प्रक्रिया होगी, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उसमें कुछ कमी रही होगी। और सरकार लगातार, और जो संस्था है वो कोशिश कर रही है कि भाई 100% एक्यूरेसी आए। एसआईआर तो उसी की एक्टिविटी है, एसआईआर जो किया जा रहा है। और अब पूरे देश के अंदर, बिहार के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग कराने का निर्णय लिया है। तो चुनाव आयोग चाहता है ना कि भाई कि जो इस तरह के मतदाता है वो सारे बाहर हो जाए, उसके अंदर जो जिनका डबल नाम आ गया है, जिनका स्थानांतरण हो गया है, जो मर गए हैं, कोई डुप्लीकेसी न रहे। तो चुनाव आयोग उसे 100% एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा है। और राहुल गांधी इस तरीके से मैटर लेकर आते हैं कि भाई 6028 में से आप कहते हो कि भाई लोगों के नाम काट गए, जबकि वास्तविकता यह है कि भाई 16 या 18 लोगों के नाम उसके अंदर काटे गए। तो यह कह देना कि सबके नाम काटे जा रहे हैं, और चुनाव आयोग बहुत क्लियर बता रहा है कि भाई किसी के कहने से किसी का नाम नहीं काटा जाता। निचले स्तर पर बीएलओ जाकर उसका वेरिफिकेशन करता है, और जब लगता है कि भाई इसका नाम कटना जरूरी है, उसके बाद ही नाम काटा जाता है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है एक भ्रम उत्पन्न करने की स्थिति कर रहे हैं। कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी जिस तरीके का जिक्र कर रहे थे, तो राहुल गांधी को यह भी ध्यान होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले ही तो, कल ही तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मालूर सीट का जिक्र करा है, जहां से कांग्रेस 248 वोट से जीती है वहां पर। तो क्या कांग्रेस वोट चोरी करके 248 वोट से जीती थी? जहां नंजेगौड़ा जो उनके नंदिनी ब्रांड के मालिक है, वहां से विधायक बने थे, और फिर से इसकी काउंटिंग होगी। बताया भी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही तो राहुल गांधी का उसका भी जिक्र करना चाहिए कि जो सीट कांग्रेस जीत गई वो बाद में हाईकोर्ट ने उसको करते हुए 248 से क्या कांग्रेस का वोट चोरी करके जीती थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यह भी देखना चाहिए। अब राहुल गांधी चूंकि अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, और अब उनके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई कि ये चुनाव आयोग। मैं विजय जी की बात से, पर आपकी बात से मैं कुछ सहमत हूं। मतलब उन्होंने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन का काम है जवाब देना। अगर इलेक्शन कमीशन का जवाब पर्याप्त नहीं है तो राहुल गांधी दोबारा पूछें। हम भी कह रहे हैं भाई, जो उन्होंने अगर सीआईडी कुछ जानकारी मांग रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे पा रहा है, इसका जवाब आ जाए। लेकिन वो आपने भेड़िए वाली जो बात की ना, भाई जो अखबारों में खबर छपी हुई है, जो 2.5 साल पुराना मामला है, उसको राहुल गांधी आज क्यों लेके आए? मुझे तो पहली बात ये नहीं समझ में आ रही। इसमें आज उन्होंने नया क्या बता दिया?
सिवाय इसके कि सीआईडी चिट्ठी लिख रही है और चिट्ठी जवाब लिख नहीं आ रही रहा, है। तो सीआईडी भी चिट्ठी 18 महीने हो से लिख सकता रही है है। ये भी हो ना कि इतने समय से ये हाइप हो रहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, तब तक वो नहीं आया, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है उनके पास रहा। जैसे समीर जी ने जो बात की ना 100% एक्यूरेसी की, 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन उससे नीयत पर आप सवाल नहीं खड़ा करते। इसको मैं राहुल जी के साथ जोड़ता हूँ। राहुल जी ने जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिन लोगों का नाम दिया, जिन लोगों के साथ बाइट दी, उनमें से बहुत सारे लोग गलत साबित हुए। ऑलमोस्ट ऑल, मान लीजिए आधे हुए हैं या ऑलमोस्ट ऑल, तब भी मैं राहुल गांधी की नीयत पे शक नहीं कर रहा ना। गड़बड़ हुई ना, उन्होंने भी, वो तो बहुत छोटा सिस्टम हुआ ना। इलेक्शन कमीशन 90 करोड़ लोगों को देख रहा है, उन्होंने 9,000 लोगों को देखा होगा, 90,000 को देखा हो, लगे उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ होगी। तो वो सिस्टम में नीयत क्या है वो है। और जैसे इसमें भी जिक्र हो गया कि भाई 6,000 आए, उसमें से 28 आ गए, इलेक्शन कमीशन ने काम किया, तो ये नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इसको पॉलिटिकल कलर मत दीजिए। ये आप इसको ये बताइए कि गड़बड़ हो रही है। अब ओबीसी वोट काटे गए, हाँ, मुस्लिम वो वोट उस काटे पे तो बात गए, ही होने दलित लगा, वोट अच्छा काटे किया। गए, या तो ब्राह्मण जी के कट गए वोट, त्रिपाठी जी के। नहीं, लेकिन फिर अगेन सर, उन्होंने कहा कि वो 10 में से 8 बूथ जो हम जीते, वहीं पर वोट काटने की अर्जियां आई थी। सर हम लोग जितना है ना, हम सारों लोग मेरे ख्याल से इलेक्शन सिस्टम को बहुत इलेक्शन कवर करते रहे। और मैं समझता हूँ, जो त्रिपाठी जी भी हम लोग बात कर रहे थे, कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंट होता है वहां पर, या लोकल लीडर होता है, वो कोशिश ही ये करता है, वो नेता ही बड़ा तब बनता है कि जब वो कुछ लोगं के वोट कटवा दे, विरोधियों कुछ लोगों कटवाए के वोट और जुड़वाए। ये आम बात है। ये आम बात है, इसमें कोई अच्छा। और इसलिए विरोधी मुझे कोई वोट ऐसा कटवाए। लगा, कांग्रेस का बीएलए भी ये करता होगा। हाँ सब लोग करते हैं। नहीं, कांग्रेस या कोई भी इसी पार्टी, का भी मैं कह कांग्रेस रहा तो हूं। पुरानी पार्टी है। अगर नहीं, वो क्योंकि नहीं उन्होंने करता- हाई मॉरल ग्राउंड लिया, इसलिए मैंने सीधे कांग्रेस अगर का वो नहीं हर करता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं। उसके कार्यकर्ता ही नहीं है वो। कि भाई वो अपने समर्थक का नाम एक्स्ट्रा जुड़वाएगा अच्छा, और दूसरे का कटवाने और की ये कोशिश इसकी करेगा। जिम्मेदारी भी है ना कि अपने लोगों का वोट जुड़वाए कम से कम। ये तो जिम्मेदारी भी होगी ना एक तरह से कार्यकर्ता की। जैसे बीजेपी में वो पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट क्या है? यही कॉन्सेप्ट है ना कि भाई वो देखे कि उसके सारे लोगों के नाम उसमें आ गए हैं कि नहीं आ गए, वोट वो तो डलवाए। उसके आगे भी जाते हैं कि वोट डल गया कि नहीं डल गया। तो ये सारा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें बीजेपी कांग्रेस की कोई लेकिन बात ये तो फ्रॉड भी है, फ्रॉड हुआ ना सर, जो fraud इस कैसे मामले, नहीं, इस केस में, इस केस की बात कर रहा हूं। जिन लोगों के नाम पे अर्जी गई, वो कह रहे हैं हमने अर्जी दी नहीं। वो उनके नाम इस्तेमाल हुए, उनका एपिक नंबर इस्तेमाल हुआ, लेकिन फोन नंबर ये किसी fraud और है का सर, यूज लेकिन हुआ। मैं बता रहा हूं ये पॉलिटिकल सिस्टम में हमेशा से चलता रहा। अच्छा किया मैं इसकी बात करूं। देखिए, मेरे अपने नाम पे किसी ने फॉर्म भर के और लिख दिया था कि भाई अभी यहाँ नहीं है। आप ही के नाम पे? हमारे नाम पे ही किसी ने लिख के कर दिया था। हमने जब फोन किया तो उसने कहा कि आपने ही तो कहा है कि अब आप यहाँ नहीं रहते। और अब मैं और आगे बता दूं, मैंने तो किया भी नहीं था, मेरी पत्नी के 2-2 कार्ड आ गए। अब हम क्या करें, कहाँ शिकायत करें, एफआईआर किससे कराओ करें? ना, किसने मना किया? और कराइए कि हमारा नाम क्यों, किसने कटवाया? सर प्रोसेस पूरा कर ले जरा। हम रहते थे इलाहाबाद में, तो क्या होता था, पढ़ने बच्चे आते थे। अच्छा नेता क्या था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को सबको अपने जहां जहां संभव है, और हमारे वो कांग्रेस के ही नेता थे लंबे समय तक जो जीते, बाद में हारे भी जीते भी, तो वो क्या करते थे, वो जितने छात्रावास हैं, डेलीगेसी है, उन सब में जाकर वोट बनवाते थे। ये अधिकार है सबका, ये आप रोक नहीं सकते हैं। और अगर उनको लगा कि भाई ये गड़बड़ है, मान लीजिए किसी जगह उनको लगा कि अरे यहाँ तो 20 और ये लड़कों का वैध है, काम है, वैध ये काम वैध है। ठीक है। आप बेईमानी बनवाना कब हो कब सकती वोट है? बनवाना बेईमानी कब तब हो सकती है जब एक ही चुनाव में आप 3 जगह किसी को वोट करा दें। इज इट पॉसिबल? तो फिर लगता है कि नहीं भैया वो स्याही इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, चमड़ा निकल जाएगा, वो स्याही तो होता नहीं नहीं, जाएगी, वो नहीं हो सकता। वो संभव नहीं। अब वो देखिए, तो वही बात आ वोट चोरी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं वो ठीक नहीं है। एक तो प्रोसेस में गड़बड़, उसको ठीक करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं, ये संगठन एक लाइन की सिर्फ कमजोरी, आखिरी लाइन, इसीलिए जरूरी है कि इसको आप जनता के ऊपर डालना बंद कर दीजिए। चुनाव आयोग एक मतदाता एक जगह रहेगा, आधार से जोड़िए, एक जगह रखिए, दोबारा अपने आप डिलीट हो जाएगा। आधार तो तो मान एआई नहीं का रहा। जमाना है, सब काम जल्दी मैं इसीलिए चुटकी कह रहा हूं, में एक होता है। जगह आयोग तो आधार मान ही नहीं रहा सर, समय हो गया, मेरा आपको कुछ मैं एक कहना बात था। ये कह रहा था कि वोट जुड़वाना तो उसका नैतिक कर्तव्य है और इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वोट कटवाना फ्रॉड तरीके फ्रॉड से तरीके से वो वो गलत है। जैसे फ्रॉड हर्षवर्धन जी के तरीके साथ से, हुआ फ्रॉड तरीके कि से, भाई लेकिन इनका वो वोट कटवा दिया कार्यकर्ता किसी ने क्या फ्रॉड करता है, तरीके मान से, लीजिए इन्होंने कि अप्लाई भी नहीं दूसरी किया। पार्टी का कार्यकर्ता मतलब वोटर है, वो वहां पर नहीं रहता, 6 महीने से नहीं है, मान लीजिए चला गया, तो वो कहेगा भाई इनका काटो। तो ये सब इलेक्शन की Tactics टैक्टिक्स हैं, बिल्कुल, tactics है। ओके, इसको ठीक है। और आप कह रहे हैं ये और वो सारा लोग तो आदमी करता है, बेईमानी जैसे मदद- कांग्रेस के भी लोग ये काम करते हैं, आप सब ने एक कहा। चुनाव होता है शिक्षक स्नातक, उसमें तो चुनाव के पहले उम्मीदवार भागता रहता है, चाहे ग्रेजुएशन हो, लाओ यार अब दो जल्दी बात- से दे दो। सर, दो बातें। एक आपने भी कई बार नियत की बात कि भाई गड़बड़ है सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम है, सब मानते हैं, लेकिन क्या ये चोरी है, जानबूझकर साजिश है, ये पॉलिटिकल आरोप हो सकता है। सच्चाई प्रूव करनी पड़ेगी आपको इसकी, अगर ऐसा है तो।
अदरवाइज ये तो सब मान रहे हैं कि सिस्टम है। पॉइंट नंबर 1, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी तो कहा था कि कर्नाटका की ही महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट फर्जी वोटर ऐड कर दिए गए। तो चुनाव आयोग ने पूछा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें से वोट कितनों ने डाला, फर्जी वोट बने तो वोट कितनों, क्या वो 1 लाख वोट पड़ गए थे? जवाब है नहीं। आज उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6000 वोट काट दिए, काटने का प्रयास हुआ, क्या 6000 वोट कट गए? इसका भी जवाब है नहीं। तो ये आधा फैक्ट ना रखें, पूरी बात बताएं, ये भी हम अपेक्षा करते हैं। और राहुल गांधी जी इस किस्म के अगर कहीं कोई मैल प्रैक्टिस है, कहीं कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, इलेक्शन सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, उसको अगर उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम सब उनका साथ देते हैं और वो लोकतंत्र के रक्षक हैं, वो ये बिल्कुल ठीक बात है, उनके प्रयास पे हम नहीं कह रहे कुछ, लेकिन पूरी बात बताएं। और अगर आप किसी की नियत पर संदेह कर रहे हैं, मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चोर बताते हैं, तो फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, उनकी संलिप्तता का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, वरना आपके आरोप को सत्य नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, ठीक नेटो की तरीके से। मतलब कि सऊदी अरब या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश पर अगर कोई तीसरा देश हमला करेगा तो वो हमला दोनों मुल्कों पर माना जाएगा और दोनों उसका जवाब देंगे। नेटो भी यही है, नेटो के जितने सदस्य हैं, अगर एक नेटो सदस्य पर कहीं कोई वार कर दे, हमला कर दे, तो वो सारे देशों पर हमला माना जाएगा और उनकी संयुक्त जवाबी कार्रवाई होगी। यह समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच जो मई में सैन्य संघर्ष ऑफ सिंदूर में हुआ है, उसके 4 महीने के बाद हुआ। अब ये बात भी सब जानते हैं, और पाकिस्तान ने तो 40-50 बार थैंक यू अलग अलग देशों को बोला था जंग रुकवाने के लिए। उसमें सऊदी अरब भी एक था। सऊदी अरब उसमें बातचीत कर रहा था, भारत से भी बात कर रहा था, उनसे भी बात कर रहा था। हमारे सऊदी अरब से बेहतरीन संबंध है। अब इस जो समझौता हुआ है, इसकी शर्त के मुताबिक अगर मान लें भारत पाकिस्तान पर फिर हमला करे तो सऊदी अरब भी इस युद्ध में शामिल होगा। हालांकि सऊदी अरब ने इस समझौते को किसी खास देश के खिलाफ नहीं बताया। इस समझौते ने पाकिस्तान को सिर्फ सऊदी अरब की किराए की सेना के रूप में पुष्ट किया है, आप ये कह सकते हैं। मतलब सऊदी अरब ने कभी कोई जंग लड़ी है क्या? आपको याद आती है कहीं? सारे विदेश मामलों के बड़े बड़े जानकार हैं, कोई वॉर सऊदी अरब ने कभी लड़ी हो? तेल बेचता है सऊदी अरब और आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, उसके 2 काम है। सऊदी अरब अभी पिछले कुछ 1-2 वर्षों से यमन में हौथी विद्रोहियों से परेशान है। अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल, वहां भी सैनिक नहीं भेजता, एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है। अब ये जो समझौता हुआ, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना यह है कि सऊदी अरब ने दरअसल सीधे सीधे पैसा देकर के पाकिस्तान से काम कराता तो किरकिरी होती, तो एक समझौता कर लिया और अब पाकिस्तान वो काम करेगा जो सऊदी अरब अपने जेट से, अपने लोगों के जरिए नहीं कराना चाहता, कि तुम जाकर ये यमन विद्रोहियों का इलाज तुम जाके पाकिस्तान की सेना जाकर के उनसे लड़े। ये समझौता हुआ है इसलिए, इसका भारत या किसी और मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। जब वो अपनी जंग में नहीं शामिल होना चाहता तो पाकिस्तान की जंग में क्या शामिल होगा? और सऊदी अरब कोई मिलिट्री पावर भी नहीं है और हमारे साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, ये भी हमने आपको बताया। हम बहुत तेल भी खरीदते हैं सऊदी अरब से। अब इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने लेकिन एक स्टेटमेंट जारी किया, क्योंकि खबर बड़ी बन गई थी, और उन्होंने कहा कि हमें यह पहले से मालूम था कि ऐसा होगा। भारत के हितों पर इसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमारी नजर है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमको मालूम था कि ऐसा प्रयास जो है दोनों देशों के बीच में किया जा रहा है। तो मैं विजय जी से ही शुरुआत करता हूं आज। विजय जी, देखिए, दोनों बातें आपने जो कही वो दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो कोई सऊदी अरब बहुत मिलिट्री पावर नहीं है, दूसरा मैं तो बल्कि देखता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर संबंध है भारत के और सऊदी अरब के, कोई ऐसा खराब संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई समझौता होता और पाकिस्तान का इस्तेमाल सऊदी अरब करेगा तो किसी दिन पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो वो खड़ा तो होगा ही ना उनके साथ। वो हमला हम पर ना करें, लेकिन एक मिलिट्री पावर का, मिलिट्री सपोर्ट का, फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो सब काम वो कर सकता है। इन दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ हो गए, रिश्ते प्रगाढ़ हो गए। और जब 2 देशों के रिश्ते प्रगाढ़ हो गए, शायद हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि वो OIC की और गल्फ कंट्रीज़ के देशों की, तो यदि अभी ये लोग गए और उस पर बात हुई है तो एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है। तो विदेश मंत्रालय को नज़र रखने का, विदेश मंत्रालय को ध्यान रखने की बहुत है, लेकिन कोई ऐसी चिंता वाली बात भी उस तरह से नहीं हो सकती। सऊदी अरब पे हम भरोसा कर सकते हैं, सऊदी अरब पर भरोसा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि। अच्छा, अभी आप जो वो बात कह रहे थे ना, जब इजराइल ने कतर पर अभी बमबारी की तो वहां पर 23-24-60 देशों के, मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर आए, तो वहां भी ये बात हुई थी कि क्या इस्लामी मुल्कों को नेटो की तरह कोई
बनाना चाहिए। सैन्य समझौता करना चाहिए, कोई बनाना चाहिए कुछ नेक्सस ऐसा। वहां भी सर ये बात कहने वाला पाकिस्तान ही था। अब ये रिपोर्ट तो हुआ है कि पाकिस्तान को ही सबसे ये ज्यादा प्रस्ताव जरूरत है ना। पाकिस्तान का था। देखिए, इससे दो बातें तय हो गई। एक तो पाकिस्तान खुद को कमजोर समझता है, उसको स्थिति पता है कि क्या हालत है, हम किसी के बिना नहीं लड़ सकते, और उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है। उनको लगता है कि भारत से यदि मुकाबला, भाई उनका तो इकलौता दुश्मन, इकलौता दोस्त, इकलौता पड़ोसी, मतलब उनकी सारी पॉलिसी भारत बेस्ड है। मतलब इतना मोहब्बत कोई भी नहीं करता भारत से जितना पाकिस्तान करता है। और अब जब भारत ये क्लियर कह चुका है, कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम किसी के एटमी ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, तो फिर ये उसके सामने तो छोटी चीज है सर। नहीं, मैं तो इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि सऊदी अरब का जिस तरह से स्टेक बढ़ गए पाकिस्तान में इस समझौते के बाद, तो कल को सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में दबाव भी डाल सकता है कि भाई भारत के साथ ठीक रखो अपना मामला, अगर हमारे साथ दोस्ती चाहते हो। अच्छा, आप भारत के साथ संबंध तो सऊदी के अच्छे हैं ही, और ख़राब होने का उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई उनसे डायरेक्ट झगड़ा भी नहीं, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी हैं, हमारे आर्थिक व्यापारिक संबंध भी हैं। और ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ जिससे प्रधानमंत्री सर्वोच्च सम्मान मिला, शहबाज शरीफ को तो नहीं मिला सर्वोच्च सम्मान, मोदी जी को मिला। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सर्वोच्च सम्मान भारत को मिला है। जितना इंगेज होगा पाकिस्तान हमारे मित्र देशों के साथ, उतना पाकिस्तान पर दबाव बनेगा कि भारत के साथ जो है वो हरकतें बंद करें। ये नया एंगल दिया आपने इसमें। एंगल ऐसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसी चलती है। आज चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तो चीन खुल के फिर खड़ा होने में उसको संकोच होगा ना। ठीक बात है, ये भी तो है। ठीक बात, बिल्कुल तो ठीक बात। इसलिए मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि चिंता करने के बजाय भारत अब जो सतर्क तो रहेगा ही, भारत उसको अपना करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब जो है, ये दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तान में बेरोजगारी की हालत बहुत खराब, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी जॉर्डन में, सऊदी में, वहाँ की सेना में तमाम मर्सिनरीज आपको ये बात जो लोग कह रहे हैं कि ये अब ये पाकिस्तान की सेना किराए की सेना के तौर पर इस्तेमाल करेगा, हो ही रही है, पहले से ही हो रही है। ये तो खुल के एक्सपेक्ट हो गया। कतर में पाकिस्तानी जैसा एयरफोर्स वाले जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ उनकी एयरफोर्स को के साथ उनका कहते हैं जब जियाउल हक थे राष्ट्रपति तो इन्होंने फिलिस्तीनियों को भी मारा था किसी दूसरे देश में पाकिस्तान जाकर की के। सेना इसी तरह से मर्सनरीज के तौर पर मर्सनरीज के तौर पर हमेशा काम काम में आती रहती है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो इस्तेमाल उनका किया जाता है कि क्या किया जाए। और बहुत सारे देश हैं जो अपनी सेना को, पैसा जिनके पास होता है वो सोचते हैं अपने लोगों को क्यों मरवाना है। यूएस में भी ऐसा होता है, यूएस की सेना में भी ऐसा। अब क्योंकि आपने कहा कि भाई वहां का सर्वोच्च सम्मान तो मोदी जी को मिला हुआ है, शहबाज शरीफ खुद नहीं मिला, कैसे नवाज शरीफ को भी नहीं मिला। पाकिस्तान के मोदी जी का जन्मदिन था सर, लगे हाथ ये बात कर लेते हैं। मैं चाह रहा था ये बात करना, मौका मिला आज से। कल कुछ अलग हुआ है। आप सोशल मीडिया देखिए, कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्रियों ने, चांसलर्स ने प्रधानमंत्री को विश किया। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई इसका डेटा निकाले तो शायद ये कोई विश्व रिकॉर्ड भी बन जाए कि एक राष्ट्राध्यक्ष के या एक प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इतने देशों ने बधाई दी, और बधाई भी वीडियो बना करके दी। थैंक यू मोदी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 75th बर्थडे, 2 लाइन वाले नहीं ट्वीट, पूरा बाकायदा वीडियो बनाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाया, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने, अब छोटे छोटे कितने देश हैं, और वीडियो बना करके उनको बर्थडे विश किया। प्रधानमंत्री ने, अगर आपने जवाब देखा हो प्रधानमंत्री का, उन्होंने 3-4 ट्वीट किए रात में, और वो वाकई दिल से हुए ट्वीट लग रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि भाई मैं अभिभूत हूं इतने प्रेम के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दे सकता हर किसी को, लेकिन वो उनकी बातों से लग रहा है कि उनको भी लगा इस बार कुछ स्पेशल हुआ है। तो ये एक बात जो है वो खुल करके सामने आ रही है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो तो कई देशों के लोगों के साथ बात कर रहे थे, मीटिंग में थे, और वहां उन्होंने मीटिंग में कहा कि मैंने आप लोगों के बिहाफ पे विश कर दिया है। अब ये कितना अनयूजुअल है, इसको आप सोचिए। एक व्यक्ति जो एक मीटिंग में बात कर रहा है और वहां वो कह रहा है कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और मैंने आप सबकी ओर से भी बधाई दी। ये उनका इंटरनल मीटिंग चल रही, उसमें डिस्कशन हो रहा है, पुतिन उसमें इस बात को बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त एक बहुत स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। ये वो कहेंगे क्योंकि हम ट्रंप के दबाव में जो है नहीं झुके, और ट्रंप का ट्वीट तो आपके सामने था ही। उस सबके उस ध्यान में रखते हुए, कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इस खबर को हमको देखना चाहिए। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, कल पता नहीं वो लिम्का बुक रिकॉर्ड वाले और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले कल वो एक्टिव थे या नहीं थे, लेकिन दुनिया में कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष को इतने स्टेट हेड्स ने जन्मदिन की शुभकामनाएं इस तरह से नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप से शुरुआत हुई तो वो तो लग रहा था भाई थोड़ा झगड़ा है, थोड़ी तलखी है, थोड़ी मारामारी है तो बनता है, लेकिन उसके बाद मतलब लाइन लग गई। जैसे कहते हैं ना कि दिवाली पे वो फुलझड़ी जलने लगती है तो रुकती नहीं है, तो कुछ उस तरह के अंदाज में हुआ।
और उसमें भी सबके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे विश का तरीका था, उसमें एक कॉमन बात थी, एक पर्सनालिटी जो भारत के हितों को लेकर बहुत सतर्क और सचेत है, एक व्यक्ति जो दुनिया में उम्मीद की किरण के तौर पर। उसमें आप अंडरलाइन अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग हैं उनके कहने में यह जरूर है, और वो जितने भी देश, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। मैं वो एक पोस्ट निकाल रहा था, एक अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये लिखा है कि शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री को या किसी देश के राष्ट्रपति को विश करने के लिए ऐसे कतार लगी हुई है राष्ट्राध्यक्षों की। ये अपने आप में भारत की अहमियत बताता है, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि 21वीं शताब्दी किसकी होगी, साउथ एशिया की होगी, साउथ एशिया में किसको होगी, उसका थोड़ा सा संकेत भी देता है। तो मुझे लगता है इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए, और भारत में जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर इसको देखते हैं कि आज हमारा समय आ रहा है, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप उसमें आगे तीन बातें मैं किसी को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इसको तीन एंगल से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अनयूजुअल था जो हुआ समीर जी। एक तो भारत, अच्छा, लेकिन एक चीज और जोड़ दूं, ये थोड़ा दूसरा वाला पक्ष है, लेकिन पता नहीं उसकी चर्चा अब करें। इसमें भी कुछ विघ्न संतोषी कह रहे हैं कि पेड कैंपेन है। अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई पेड कैंपेन करा ले, रूसी राष्ट्रपति को कोई पेड कैंपेन करा ले, सऊदी के प्रिंस को कोई, वो इसमें कह रहे हैं कि जैसे बुर्ज खलीफा पर तस्वीर आई प्रधानमंत्री की, तो वो आप करवा सकते हो, या यूरोप में किसी देश के किसी छोटे से शहर के अंदर जो है एक बिल बोर्ड पर उनका चल रहा है हैप्पी बर्थडे मोदी जी, तो वो कोई समर्थक करा सकता है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष से थोड़ी आप करा दोगे। कि एक तो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, वर्ल्ड स्टेज पर आपका बढ़ा हुआ वजन, तीसरा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, और उसमें खास तौर पर अभी पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से आप अमेरिका के सामने खड़े हुए, ये इसका दुनिया ने नोटिस लिया इस बात का कि ये भारत और भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका से भी नहीं दबता। निश्चित रूप से सिर्फ आप इकोनॉमिक पावर बन जाओ तो उसके आधार पर कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष आपको बधाई नहीं देगा। अमेरिका तो इकोनॉमी से इतने बड़ी है, क्या शी जिनपिंग को कितने आते हैं, शी जिनपिंग को कितने आते हैं, ट्रम्प साहब को कितने आते हैं। तो सिर्फ इकोनॉमी रूप से पावरफुल होना क्राइटेरिया, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपने अपने देश में कैसा व्यवहार किया है, आपने अपने देश को कितने आगे लेकर गए, उसके अलावा आपने दुनिया में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, दुनिया के दूसरे देशों के साथ आपका संबंध कैसा रहा है। और भारत ने बताया कि भाई हमारा संबंध दुनिया के देशों से कैसा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट किया, फिर चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे यूक्रेन के साथ हो, दोनों को प्रधानमंत्री मोदी ने बराबर का सम्मान और सहयोग दिया है। कहीं ये नहीं कहा कि भाई भारत किसी एक के पास झुक रहा है। तो दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हम भाई तटस्थ हैं, जो सच होगा, जो सत्य होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, जो युद्ध करेगा उसका विरोध करेंगे। ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का होगा। और सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष की बात नहीं, अब वर्ल्ड के नामी स्पोर्ट्स के जो पर्सनालिटीज है उन्होंने विश किया है। मेसी ने अपने वर्ल्ड कप की जो टी शर्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी को अगर भेजी है तो बताइए मेसी को क्या जरूरत थी, वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, उसे तो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कोई द्विपक्षीय वार्ता करना नहीं है, उसे तो प्रधानमंत्री के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करना है। लेकिन अगर मेसी कर रहा है, अगर दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेटर, स्पोर्ट्स के, वॉलीबॉल के खिलाड़ी अगर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जो कभी मिले भी नहीं और संभावना भी कम है मिलने की, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व कितना बड़ा है। भारतीय के तौर पर अच्छा महसूस करने का दिन था। अब मैं आपको दिखाता हूं अगली खबर। सऊदी अरब के शासक ये भी तो देखते होंगे ना जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान एक बेशर्म मक्कार आतंकवादियों को पालने वाला देश है, आतंकियों का देश है। आतंकवाद को लेकर न जाने कितनी बार दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, और हर बार पाकिस्तान एक ही रोना रोता है कि हम आतंकवादियों के पनाहगार नहीं, हम तो खुद आतंकवाद के शिकार हैं। यह झूठ हर बार पकड़ा गया, आज एक बार फिर पकड़ते हैं आपके सामने एक और सबूत कि यह पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। जैश के आतंकी और मसूद अजहर का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी, घोषित टेररिस्ट, यह कैमरे पर, माइक पर खुद कबूल करता है कि जब हमारे अमीर जैश यानी मसूद अजहर ये भारत की जेल से भागे, ये भारत की जेल से भागा नहीं था, ये 5 साल भारत की जेल में था। फिर इसने कंधार का हाईजैक कांड कराया, एयर इंडिया का विमान कराया, इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक कराया, और उसके बदले में इसको छोड़ना पड़ा था। इसने ये इसका साथी खुद कहता है कि इसके बाद उन्होंने बालाकोट में अपना सिस्टम जमाया जहां हमने एयर स्ट्राइक की थी। सब लोग कह रहे थे बालाकोट क्यों, आज पता चल जाएगा कि मसूद अजहर जेल से भागकर बालाकोट पहुंचा और वहां से फिर इन्होंने दिल्ली और मुंबई पे हमले कराए। दिल्ली की तिहाड़ जेल को तोड़कर मुशरिकीन के पंजे से निकलकर अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आते हैं तो उनके नजरियात, मिशन
और उनके प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए भी बालाकोट की मट्टी ही उनको ठिकाना देती है। उसामा बिन लादेन हो, वो भी इसी मट्टी पे नजर आता है। दिल्ली और बम्बई को टहलाने वाला अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर नजर आते हैं। पाकिस्तान के नेता और इनके ये फील्ड मार्शल किस मुंह से घूमते हैं दुनिया में? खड़ा होकर कह रहा है उनकी धरती पर कि मुंबई और दिल्ली पर हमला मसूद अजहर ने कराया। बालाकोट में आकर के वो उसने अपना ठिकाना बनाया जहां भारत ने स्ट्राइक की। मतलब भारत बिल्कुल ठीक था। और कहां है मसूद अजहर? है कहां? कोई पाकिस्तानी इसका जवाब नहीं देगा आपको। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद, इस पर कोई हम कुछ प्रमाण दे दें, कुछ साबित कर दें, इसकी आवश्यकता अब है क्या? इमरान खान ने बाकायदा वॉशिंगटन में जाकर प्रेस वार्ता करके कहा था कि हमारे यहां 40 से 50 हजार आतंकवादी पैदा हुए। यह बाकायदा इमरान खान ने कहा था। हालांकि उसके बाद इमरान खान की कुर्सी गई, इमरान खान जेल में गए और अब वो किस बुरे हाल में है ये ईश्वर जाने। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो इस मुल्क को खत्म होना ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। भारत के लिए तो मुश्किलें ही हैं, आतंकवाद है, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। और इस मुल्क के लोगों को अब तय करना पड़ेगा। वरना अगर आपको लगता है कि कभी कोई एक धमाका हो गया और उससे हमारे देश को कुछ नुकसान हो गया, यानी भारत को, और आप बड़े खुश हो गए जो पाकिस्तान में लोग हैं, तो इससे बहुत बात बनने वाली नहीं। सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मर रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं का जीवन कहीं नर्क है, सबसे ज्यादा बच्चे अगर अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं, कुपोषित हैं, और आप अभी बात कर रहे थे ना सऊदी अरब वाली, अरे भाई भिखारी भी तो भेजना है सऊदी अरब। समझिए इसको ना। तो इनकी हैसियत आतंकवाद करने की और भीख मांगने की। जब कोई आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम ये कबूल करे कि दिल्ली मुंबई के हमले हमने कराए, हमारा बालाकोट में ठिकाना है, तो क्यों नहीं फिर भारत ऑपरेशन सिंदूर करे? क्यों दुनिया भारत को कभी कुछ कहेगी? किसी ने नहीं कहा ऑपरेशन सिंदूर का, एक देश ने नहीं कहा कि भारत ने गलत किया। भारत को हक है पूरा का कबूलनामा आपके सामने। इसका दूसरा बयान आपको सुनाता हूं, और इसको तो सुनकर के पाकिस्तान के जो गैरतमंद लोग हों वो खुद पूछें, उनको भी शर्म आएगी सुनकर के। ये इसी व्यक्ति ने ये बताया कि 7 मई को भारतीय फौज ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसमें मसूद अजहर के परिवार के और उसके साथियों के चिथड़े उड़ गए। मसूद अजहर के परिवार का कीमा बन गया, रेजा रेजा हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी मारे गए, ये बताता है आगे, उनके जनाजों में पाकिस्तानी फौज को भेजने का हुक्म जीएचक्यू से आया था। जीएचक्यू माने जनरल हेडक्वार्टर पाक आर्मी। यानी आसिम मुनीर ने अपने जनरलों को आदेश दिया कि ये जो आतंकवादी मरे हैं, चाहे लश्कर तैयबा के, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के, चाहे जैश मोहम्मद के, इनके जनाजों में जाओ, वर्दी में जाओ, इनकी वो ताबूत उठाओ, इनको मट्टी देने तक वहीं रहना। सुनिए। जीएचक्यू से आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फजाइया फौज को जिहादी नजरिए के ऊपर लेकर आए हैं। शुहदा जैशे मोहम्मद है, इंतकाम लेने वाली पाकिस्तान की फजाइया है। बताओ ये सच्चाई है या नहीं है? अगर नबी की उम्मती हो तो याद रखो, इश्क मुस्तफा और इश्क सहाबा के दावेदार हो तो याद रखो कि ये जिहाद क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तान की सेना के चीफ ने ऑर्डर दिया जनाजे में जाने का अपने कोर कमांडरों को। और कुछ सुनना बाकी है सर? इससे ज़्यादा बड़ा और सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान में आईएसआई, सेना और आतंकवादी, ये एक ही जमात के 3 नाम आप कह सकते हैं। भाई वो तो खुद ही कह रहे हैं। लेकिन सौरभ, मुझे बार बार ये सवाल हमेशा कौनता है और कौनता रहेगा, और कभी कोई जिम्मेदार शख्स मिला भारत के हुक्मरान को मैं ज़रूर पूछूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के घुटने हमने टिकवा दिए थे तो हमने इन तीनों को मांगा क्यों नहीं?
हम ले सकते थे इनको, क्यों हमने छोड़ दिया पाकिस्तान को जाने के लिए? जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, क्या उसी मनस्थिति से आज भी भारत की सेनाएं और भारत के जो प्रमुख लोग हैं कैसे जाने दो, छोड़ो यार, बच्चा है? ले लेना चाहिए था। जैसे मोहम्मद जो कह रहे हैं तिहाड़ जेल भागा, अरे तोड़ कर नहीं भागा था, वो तो हमारे 170 लोग वहां पर बंधक बने हुए थे, फंसे हुए थे, उनकी जान बचाने के लिए मजबूरी में भारत को वो सौंपना पड़ा था 3 मसूद अजहर और जरगर और एक उसको उमर शेख को। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये मौका था हमारे पास का, इन तीनों को जो हमारे 3 घोषित वांछित हैं, हाफिज सईद, जैसे ये मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, इनको हम ले सकते थे। अगली खबर आगे बढ़ते हुए आपको मैं अब जरा इजराइल और गाजा का हाल बताता हूं, क्योंकि गाजा में इस वक्त बहुत खराब हालात हैं और इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा शहर पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। मतलब अब गाजा को सैनिकों के द्वारा पूरी तरह कैप्चर करने की नीति पर आगे बढ़ चुका है इजराइल। 2 साल से ये युद्ध जारी है और उसमें सबसे भीषण बमबारी या सबसे भीषण आक्रमण इस वक्त हो रहा है हमास के ऊपर। हवा, समंदर, जमीन, हर तरफ से हमले हो रहे हैं गाजा में। 10 लाख लोगों का शहर है और इजराइल की सेना ने खुलकर ये ऐलान किया है वहां पर, और आसमान से पर्चे भी वहां फेंके जा रहे हैं कि आप सब लोग शहर खाली कर दीजिए, शहर के दक्षिणी छोर पर चले जाइए। इसके लिए उन्होंने एक कॉरिडोर भी बना करके रास्ता भी दिया कि आप सब लोग जो है दक्षिणी छोर पर चले जाए। 10 लाख लोग कैसे जाएंगे वहां? लेकिन अब तक कहा जा रहा है 4 लाख लोग मेन सिटी को छोड़कर दक्षिणी छोर पर पहुंच चुके हैं। क्या करना चाहता है इजराइल? इजराइल करना यह चाहता है कि शहर को निवासियों से खाली कराया जाए, जो बचेंगे उनको हमास मानेगा और फिर सीधी लड़ाई उनके साथ लड़ेगा। इजराइल का अनुमान है कि इस तरीके से अंत में 1000 हमास के लड़ाके वो वहां बचेंगे और उनसे फिर हम आमने सामने की टक्कर करेंगे, क्योंकि हमको पूरी तरीके से खत्म करना है। लेकिन सब कुछ इजराइल के पक्ष में जा रहा हो ऐसा नहीं है। अभी कल या परसों वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर के उनके आवास के बाहर जो बंधक अभी हैं, 48 लोग बंधक हमास के पास, उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि आप युद्ध रोकिए, तब हमें हमारे परिजन मिल सकते हैं, वरना यह सिलसिला 2 साल से लगातार जारी है। लेकिन बहरहाल 80 लोग अभी हाल फिलहाल में 2-1 दिन में के अंदर मारे गए हैं गाजा के अंदर। अब ये हालात किस ओर बढ़ रहे हैं सर? दोनों बातें ठीक है सर। इजराइल को अब लग रहा है कि इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, और वो खाली करने के लिए, पलायन के लिए इसलिए कहा उन्होंने कि खाली कर दीजिए, ताकि ये आरोप दुनिया भर से ना लगे कि आप एक आबादी पर, आजकल इसका बहुत प्रेशर रहता है ना कि आबादी पर यदि आप युद्ध करेंगे या बम विस्फोट करेंगे तो उसका बड़ा एक प्रेशर बनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि खाली कर दे, लेकिन अब वो इस अंतिम लड़ाई तक पहुंचाना चाहता है। ये फाइनल असॉल्ट की तरह से कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इजराइल के जो लोग बंधक हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के, वो बार बार दबाव बना रहे हैं। ये कल की घटना नहीं है, पिछले बहुत समय से अलग अलग समय पर प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पर और दबाव बनाया जा रहा है कि जब तक आप युद्ध नहीं रोकेंगे तब तक ये हमारे बंधक नहीं छूटेंगे। लेकिन लगता नहीं कि लेकिन इजराइल जो है, इजराइल वो इस मूड में नहीं है। और इजराइल को खुद को भी सोचेंगे ना आप, यदि उसके सोच समझ को और या देखेंगे तो वो छोटी मोटी यदि कह लें, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए 50 लोगों के लिए, वो देश के आगे जो है किसी को रियायत देने के उसमें मूड में नहीं लगता कि ठीक है हम इस दबाव में आकर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं लग रहा। अब ये फाइनल असॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है इजराइल, और उसको लग रहा है कि अब ये मौका आ गया कि वैसे भी नेतन्याहू जिस तरह से दबाव में है ना जी, उनको कहीं ना कहीं पहुंचना ही पड़ेगा मंजिल तक। तो एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की मैं और चर्चा करना चाहता था, इसके लिए समय ज्यादा होना चाहिए था। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक और समझौता होने जा रहा है और इसमें यूरोपियन यूनियन ने न्यू स्ट्रेटेजिक यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा जारी किया है। इसमें शब्द इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक, और ये एजेंडा और सामरिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर, और हमारी उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली है, वो भी इस वर्ष हो जानी चाहिए। इसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सुरक्षा, डिफेंस, कनेक्टिविटी, सारे विषय इसके अंदर होंगे। तो इसको खास तौर पर लोग जो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अमेरिका के साथ जो आपका मामला चल रहा है उसके कंपैरिजन में ईयू के साथ ये हमारे संबंध प्रगाढ़ होना, और जब दबाव बनाया ट्रंप ने ईयू के बाद, उसके बावजूद उन्होंने कहा ना आप 100% टैरिफ लगाइए चीन और रशिया भारत के ऊपर, उसके बाद ये हो रहा है सर, ये कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से देखिए, यूरोपियन यूनियन तो वैसे भी अमेरिका से बहुत क्लोजली जुड़ा रहा है, अमेरिका के कहने पे लंबे समय से काम करता रहा है। और अगर ट्रंप खुलकर कहते हैं कि भाई भारत के ऊपर आप टैरिफ लगाइए 100% और भारत से आप डील मत कीजिए, उसके बाद अगर यूरोपियन यूनियन
ट्रंप की इच्छा के खिलाफ भारत के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये बता रहा है कि ट्रंप की स्थिति अब दुनिया में किस तरीके से हो गई है। सिर्फ चीन और रशिया तो छोड़ दीजिए, जहां ट्रंप को कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, या तो अमेरिका और रशिया और अमेरिका और चीन की दुश्मनी सबको पता है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन के देश भी अगर ट्रंप की बात को नहीं मान रहे, तो ये बता रहा है कि आज भारत वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ खड़ा है, और दुनिया का कोई भी देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती तोड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं। सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े और भारत के साथ व्यवसाय करे। और अभी ट्रंप तो 2 दिन के लिए ब्रिटेन यात्रा पर गए, वहां उनका विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए कि ट्रंप यहां पर क्यों आए। सर एक खबर आ रही है बड़ी, वो आपको बता देता हूं मैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता जो लंबे वक्त से जेल में है, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर दी है हाई कोर्ट ने। और ये मामला क्वालिटी बार की जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आजम खान को बेल मिली है। सवाल ये क्या वो जेल के बाहर आ पाएंगे, क्योंकि इस मामले में बेल मिली हो लेकिन उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं। लेकिन अगर उनको बाहर आने की अनुमति अब मिल जाती है जेल से, तो ये उनके लिए वाकई बहुत बड़ी राहत की बात होगी। बड़े मामले में उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, यूं कहिए, या कम से कम चर्चा के लिए एक खबर बहुत बड़ी बनने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। मतलब आजम खान जेल से बाहर आएंगे, और समाजवादी पार्टी में आजम खान का क्या कद है ये सब जानते हैं, तो उनके बाहर आने से सियासत में थोड़ी मिर्ची तो आएगी। एक मामला उन पर चल रहा था क्वालिटी बार की जमीन को कब्जे में लेने का, और इस सिलसिले में उन पर एफआईआर हुई। इसमें भी उनको जेल में भेजा गया था, और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी याचिका स्वीकार हो गई है। और अब ये बताया जा रहा है हमें कि आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि उन पर बहुत से मामले थे, लेकिन शायद ये अंतिम मामला था, और इस पर जमानत के बाद अब उनको बाहर आने में अड़चन नहीं होगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया है। चर्चित क्वालिटी बार मामले में आजम खान को राहत। आजम खान 29 जनवरी 2023 से जेल में बंद हैं। 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है आजम खान को जेल में बंद हुए, और अब आजम खान अगर बाहर आते हैं तो इसका यूपी की सियासत में क्या मतलब है, त्रिपाठी जी बताएंगे। देखिए, एक तो ये जो क्वालिटी बार लैंड ग्रैबिंग वाला मामला है, ये 2020 का ये मामला इनके खिलाफ है, और इसमें ये दोषी ठहराए गए हैं। अच्छा। बेल इनको जमानत मिल गई है, लेकिन ये इसमें दोषी ठहराए गए हैं। इसके अलावा भी जो मामले हैं, चाहे वो डूंगरपुर वाला मामला हो जो 2016 का मामला था, 12 मामले इनके खिलाफ दर्ज थे, उसमें इनको जमानत मिल गई है, लेकिन आगे की अपील पेंडिंग है। तो एक तरह से जितने मामले हैं उन सब में ये बेल पर हैं। लेकिन 2 मामले ऐसे हैं, एक एक्सटॉर्शन जो यूनिवर्सिटी डोनेशन वाला था, एक इलीगल डिमोलिशन वाला 2006 और 7 का। दोनों में री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो चुकी है। ये भी जांच होगी अपनी हाँ, जगह, लेकिन पर ये चल कि रही जमानत इनको भाई, हो गई जितने मामले हैं। हाँ, और वही 83 हाल ही में 17 सितंबर 2025 को इनको 2008 के एक मामले में बरी किया गया, लेकिन चूंकि और मामले थे जो बता रहे हैं आप, जमानत सभी में मिल गई, हो गई। ये आखिरी मामला बाहर था। आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब बताइए क्या होगा यूपी की पॉलिटिक्स में। नहीं, मुझे तो लगता है कि फिलहाल वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे, कुछ करने की कुछ नहीं बोलेंगे जो स्थितियां हैं। और कई बार आप बहुत जब दुखी होते हैं, जब बहुत पीड़ा में होते हैं, आजम खान अखिलेश यादव से बहुत दुखी है। हो सकता है कि शिवपाल यादव पहले मिलने चले जाएं, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ वो कर पाएंगे वो दिखता नहीं है। और अगर राजनीतिक तौर पर उनका प्रभाव सिर्फ ये दिखा था कि आपको अगर ध्यान में हो, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो रामपुर और मुरादाबाद उन सीटों के प्रत्याशियों को लेकर वो खूंटा गाड़ के बैठ गए थे, और अंत में जेल में मुलाकात करने जाना पड़ा था। और बाद में वो मौलाना यहां से जो जिसमें डिंपल जी गई थी ना, जहां पर, तो उनको अंतिम समय में टिकट दिया गया। लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं होंगे, और अखिलेश से संबंध खराब है, आप मानते हैं सर? देखिए, आजम खां के संबंध अखिलेश से खराब हैं या अच्छे हैं तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो चचा भतीजा मानते हैं एक दूसरे को। संबंध तो एक दौर मुलायम सिंह से भी उनके खराब हो गए थे जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी अमर सिंह के चक्कर में जयप्रदा के चुनाव में। लेकिन राजनीति में कब संबंध अच्छे हो जाएं, कब खराब हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये जरूर है कि आजम खां का ज़्यादा समय तो बीतेगा अपने मुकदमे निपटाने में, क्योंकि इतने ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं, उनके परिवार पर हैं, उनकी बेगम पर हैं, बेटे पर हैं, कि उनको निपटाने में ही बहुत सारा समय उनका बीतेगा। तो बहुत एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स वो कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन इतना ज़रूर है कि रहेंगे वो समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है वहाँ या तो समाजवादी पार्टी के साथ रहें या बीएसपी के साथ जाएं। बीजेपी में वो जा नहीं सकते, जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे ना, बीजेपी उनको लेगी। जेल में जाने से पहले क्या वो यूपी की पॉलिटिक्स में एक फैक्टर या इतने रेलेवेंट रह गए थे? निश्चित रूप से थे। यूपी के खासकर जो रोहिलखंड का इलाका है, ये मुरादाबाद, रामपुर, बरेली वाला जो इलाका है, वहाँ आजम खां की एक हैसियत थी इन सब मुकदमों से पहले, और इसीलिए वो बहुत
एरोगेंसी के साथ पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन जब से जितने मुकदमे उनके ऊपर हुए और जिस तरह से उनको जेल जाना पड़ा, उनके पूरे परिवार को, उनके जो बच्चों वाइफ के ऊपर भी केस चले, उनकी वाइफ भी जेल में रही, वो भी बेटा जेल भी में रही, रहा। तो पूरा परिवार उस तरह से कानूनी पचड़ों में इतना फंसा कि उसका आधार खत्म हो गया। और होता क्या है कि जब कोई नेता मुकदमों में फंस जाता है और ज्यादा समय उस देता है, धीरे धीरे उसके जो कार्यकर्ता है वो भी निराश हो आप भी मान रहे हैं कि कवच वैसा टूट गया पॉलिटिकल वेट शायद अब उनका ना रहे? वो उतना नहीं रहेगा, लेकिन रहेंगे वो समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि उसके अलावा उनका कोई विकल्प नहीं है। जब वो अपने शबाब पे थे पॉलिटिक्स के, जब वो 2009 के में उन्होंने समाजवादी पार्टी से के खिलाफ काम किया था और छोड़ी भी, तब भी कांग्रेस से भी उनको ऑफर था, बीएसपी से भी था, लेकिन गए कहीं नहीं थे वो। अब बाद में वापस समाजवादी पार्टी में राजनीति में चुनाव होते हैं तो असली हैसियत पता लगती है, लेकिन बाकी 5 साल तो नेता माहौल ही बनाता है। तो माहौल बनाने के आजम खान मास्टर थे, बोलने के बड़े माहिर हैं, बहुत गजब इनके पास वाक्पटुता इनकी गजब की है। तो अब देखिए आते हैं तो क्या बोलते हैं, जाहिर है कि वो फाइटर भी रहे हैं, फाइटर तो रहे। वाकपटुता की बात है। रामपुर को अगर आप देखें तो वो नवाबों का वो शहर रहा और नवाबों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की वजह से उनको बड़ा नेता माना जाता है, ऐसा नहीं। और मुलायम सिंह जी जब तक थे तब तक समाजवादी पार्टी में वो सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रहे, माइनॉरिटी के लिए भी वो बड़े नेता उस तरह से रहे हैं। और अभी जो स्थिति उनकी हुई, जितने मुकदमे हुए उसमें राजनीतिक मुकदमे तो हैं ही, लेकिन वो कहना चाहिए कि घर की लड़ाई मतलब जो अखिलेश यादव हाँ समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसका भी हर नुकसान उनको उठाना चुनावों पड़ा। में खबर आती रही कि ये चाहते हैं कुछ लोगों को टिकट देना, तो वो नहीं हो पा रहा था। लोकसभा में भी ये वो चाहते इसलिए थे, भी होता अपना है, वो एक प्रत्याशी वो जनरेशनल नहीं चेंज होता होता था। आजम खान मुलायम सिंह जी के साथ एक कमेंट विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। विशाल, अब ये क्लियर है आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है? देखिए सौरभ, अब से कुछ देर पहले जो आजम खां के ऊपर मुकदमों की संख्या थी, 90 से ज्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है। उनमें से ज्यादातर मामलों में यानी कि लगभग सभी मामलों में जमानत हो चुकी थी। आखिरी मामला आज बाकी था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां अब से कुछ देर पहले आजम खां को क्वालिटी बार के मामले में जहां बताया था कि जबरन कब्जा किया गया था जमीन पर, उस मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो अब से कुछ देर पहले उनकी जो अधिवक्ता है जो इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और उनका कहना है कि फिलहाल अब आजम खां के ऊपर कोई भी मामला लंबित नहीं है जिसके जरिए उनको जमानत हासिल करना बाकी हो। तो जब अधिवक्ता से हमने ये भी पूछा कि अब ये माना जाए कि आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, तो उस पर उनका स्पष्ट यही कहना था कि अब फिलहाल कोई भी केस लंबित नहीं होता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने की जो भी तमाम बाधाएं थी वो अब दूर हो चुकी हैं। अब बस बात यही बचती है कि बॉन्ड भरने तक और जेल में बाकी फॉर्मेलिटीज होने तक अगर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं सीतापुर जेल से, जहां उनके ऊपर 90 करीब से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे। उनमें से सभी मामलों में फिलहाल विशाल, आपका बहुत शुक्रिया और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। 90 केस, 90 केसेस आजम खान के ऊपर थे, सब में बेल ले लेना ही बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूं ये आगे और लड़ाई अपना। कितनी लंबी होगी उनके लिए समीर जी एक कमेंट। अखिलेश यादव इस मामले में खुश होंगे अब या परेशानी बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है अभी अखिलेश यादव का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। अच्छा। कि जो व्यक्ति जेल में बैठकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हस्तक्षेप कर रहा था, अखिलेश यादव को जिसने दबाव बनाया, और आजम खान के कारण अखिलेश यादव को टिकट बदलना पड़ा अंतिम समय में, तो यह तय है कि जो व्यक्ति बाहर अभी जो आएगा, रामपुर के सांसद हैं वो शायद इन्हीं के हाँ बिल्कुल माने जाते हैं। बिल्कुल नहीं नीचे। और अब 77 साल की उम्र में आजम खान बाहर आकर क्या राजनीति रूप से करेंगे? अब आजम खान की कोशिश होगी कि उनका बेटा जो अब्दुल्ला है वो राजनीति में सक्रिय हो। आजम खान रामपुर की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को संदेश देंगे? अब वो कई राजदार है समाजवादी पार्टी के, कई राज उन्हें पता है, तो क्या अखिलेश यादव को वो ये बताकर कि भाई मेरे पास कई राज है, हस्तक्षेप करते रहेंगे? क्या ओवैसी के साथ जा सकते हैं वो आने वाले समय में? उत्तर प्रदेश में कोई नया फ्रंट बना सकते हैं? लेकिन समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे तो हैरानी ही होगी। आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो मुलायम के समय छोड़ सकता है वो अखिलेश के समय छोड़ सकता है, उसमें कोई नया नहीं है। मुझे लगता है 2-4 दिन की बात है, मुलायम तो सिंह फिर आप सीधे छोड़ा था लेकिन गए नहीं थे कहीं। आजम खान से ही सीधे सुन लीजिएगा इन सवालों के छोड़ा जरूर जवाब। था मुलायम के समय, गए बिहार नहीं। की बात कर लेते हैं सर। अब अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, कल रात वो पहुंचे थे। अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें आई हैं, वो आपको हम सबसे पहले दिखा देते हैं। करीब 20 मिनट की वो तस्वीर दिखा दीजिए नीतीश कुमार जी और अमित शाह वाली। ये इस तस्वीर की बात, बड़े हंसते मुस्कुराते बात मुलाकात हुई, स्वागत किया नीतीश कुमार ने। 20 मिनट तक बंद कमरे में भी बातचीत हुई है। अब नीतीश जी से क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई होगी या कोई और मुद्दा चुनाव में जाने से पहले, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, ये भी नीतीश कुमार के साथ थे और बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां पर थे। इस मुलाकात के बाद अमित शाह रोहतास और बेगूसराय दौरे पर रवाना हो गए। रोहतास पहुंचकर अमित शाह ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है, वो मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले एक रिएक्शन इस तस्वीर पर, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी ये तस्वीर जब मैंने देखा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई और निश्चित रूप से जब दोनों के बीच बैठक हुई है बंद कमरे में, तो तय है कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कौन बड़ा भाई बनेगा, कौन छोटा भाई बनेगा, या दोनों जुड़वा भाई बनेंगे, बराबर सीटें लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान को लेकर चर्चा हुई होगी, भाई चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट करना है, कौन किसको एडजस्ट करेगा। इन तमाम बातों पर मुझे लगता है कि बेसिक बातचीत जरूर अमित शाह ने की होगी और जो भारतीय जनता पार्टी का रुख होगा उसको अमित शाह जी ने नीतीश कुमार को बता दिया होगा। हमें ये दिलचस्प इसलिए लग रही है क्योंकि बीजेपी इस बात का जवाब नहीं दे रही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आप जीत गए तो। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ अभी तो चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश के नेतृत्व में, चुनाव के बाद तय होगा कि सरकार आती है कि नहीं आती, और आती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते कि नहीं बनते ये तय होगा। मुझे लग रहा है लगभग ये तय है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और अमित शाह जी ने मुझे लगता है संकेत भी दे दिए होंगे। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था जिस तरह से नीतीश कुमार जी खुश दिख रहे हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पूरे संकट के संकट मोचक अमित शाह जी हैं। अच्छा, मतलब चुनाव का बेड़ा पार लगाना है तो इनको ही करना है। नहीं, चुनाव का भी और उनका भी सही बात है, फैसला इन्हीं को करना है। जैसे नीतीश जी के बारे में बताऊं, नीतीश जी बीजेपी में हमेशा एक नेता को पकड़ लेते थे। एक समय अरुण जेटली उनके संकट मोचक हुआ करते थे अटल जी अडवाणी जी के जमाने में। अच्छा, और आज अमित शाह जी के साथ उन्होंने अपना मामला ठीक कर लिया है कि कोई भी संकट मोचन की एक बड़े नेता से बना के, एक बड़े नेता जो प्रभावशाली होता था, उससे बना। मुझे याद है अटल जी अडवाणी के जमाने में वो अरुण जेटली जी उनकी पूरी कमान। संजय झा उन्हीं के तो नहीं था, उन्हीं संजय झा तो। अब सुनिए लालू, अब अमित शाह क्या बोले लालू परिवार पर। लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है, 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं। तो अमित शाह यहां पर दरअसल ये बता रहे थे कि ये हम हैं, हमारा ऑफर ये है नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने 24 साल में एक भी छुट्टी या वेकेशन नहीं ली। और दूसरी ओर है लालू यादव। लालू यादव मतलब फिरौती राज। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये एक कहें कि जाल ऐसा है जिससे राष्ट्रीय जनता दल नहीं निकल पाती है, और इस बार लग रहा था कि उससे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। 2020 के चुनाव के बाद लगभग उसी स्थिति में आ गए थे, लेकिन अब पता नहीं, वो शायद कई बार डेस्परेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये लालू जी की छाया फिर से पूरी तरह से बिहार के लोगों को डरा रही है। और बार बार ये साफ करना जरूरी होता है कि जंगल राज कोई नेता या कोई पत्रकार या किसी ने आरोप नहीं लगाया था, पटना उच्च न्यायालय ने जंगल राज कहा था। आप जरा सोचिए कि जो माहौल बना था, एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश जी बीजेपी के रिश्ते, देखिए ना क्या सुंदर चित्र आया हुआ है। अब इसके बाद कोई कहेगा, और यहां जरा तेजस्वी और राहुल की तस्वीरें देख लीजिए, क्या तनाव वाला मामला है। तो एक तरफ तो वो, दूसरी तरफ ये, तो आप जंगल राज के आरोप में एंटी इनकम्बेंसी इधर शून्य हो गई, आप राहुल गांधी से रस्साकशी में, इधर अमित शाह और नीतीश कुमार ऐसे मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि अरे तो मतलब इतनी दोस्ती, गाढ़ी दोस्ती वाला मामला है। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी ने तो गाड़ी तक चला ली, ड्राइव किया राहुल गांधी के साथ। नहीं, अब ये 16 दिन साथ में रहे भाई वो। कहीं गाड़ी की हैंडल घुमाई तो नहीं, ड्राइविंग सीट ठीक रखी, लेकिन उसके बाद आप देखिए ना जिस अंदाज में वो बात कर रहे हो, जिस अंदाज में वो बिहार अधिकार यात्रा निकाली। यहां तो नीतीश जी का और मोदी जी का पोस्टर एक साथ जारी हो रहा है, वहां यात्रा भी अलग अलग निकल रही है, आप साथ में सिर्फ खड़े हो जा रहे हैं। अच्छा, आप एक ही शब्द को दो तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ सर। आप कह रहे हैं कि ड्राइव कर रहे थे वो, इसका मतलब ये भी होता है कि ड्राइव कर रहे थे या ड्राइविंग सीट पर थे।
मैंने ड्राइवर नहीं कहा। नहीं, ड्राइवर नहीं कहा, लेकिन ड्राइव कर रहे थे ड्राइव वो कर गाड़ी रहे को। थे। ड्राइविंग सीट पर होने में बहुत फर्क होता है। हाँ, नहीं बात ठीक है। अब क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए यही बात कर लेते हैं। उनकी बिहार अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज वो बेगूसराय से मधेपुरा तक यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पहले बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली थी और अब तेजस्वी यादव ये अकेले अपनी यात्रा कर रहे हैं। 20 सितंबर तक वो बिहार के 10 जिलों में 66 सीटें कवर करेंगे। आज खगड़िया और मधेपुरा में उनकी यात्रा होगी। 19 सितंबर को सुपौल, सहरसा, 20 सितंबर को समस्तीपुर होते वो वैशाली पहुंचेंगे। अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। यहाँ तो विजय और सम्राट हो गए अपराधी। ये अपराधियों को बाहर निकालने के लिए नया नया कानून लगाते हैं। दुकान में गोली घुस के मार रहा है, घर में घुस के गोली मार रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है। कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पर सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि बुलडोजर की भी कार्रवाई हो रही है, लोग को पकड़ा भी जा रहा है। जाइए जनता से पूछिए, अगर ये जनता में जाकर के बोले तो जनता ऐसे मंत्रियों को खदेड़ देगी। अब एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर में दिखाता हूं तेजस्वी यादव की। आपको नीतीश जी की और अमित शाह जी की तस्वीर अच्छी लग रही थी ना, ये तस्वीर देखिए। घोड़े पर हैं तेजस्वी यादव। घोड़े पे क्यों है आप कहेंगे? भाई बस में आ रहे थे, बढ़िया एसी बस में, उसमें अंदर सोफा वोफा लगा हुआ है, और पर आकर घोड़े पर आ गए बीच में। और मैंने नोट किया, आप भी कीजिएगा, मुझे कोई घोड़ा पकड़े हुए नहीं दिखाई दिया। घोड़े को भी ड्राइव खुद ही कर रहे थे वो, कह सकते हैं ना सर? इसका मतलब हॉर्स राइडिंग सीखी है। उनको हॉर्स राइडिंग आती है। घुड़सवार अच्छे हैं। घुड़सवार है, मतलब घुड़सवार हैं। क्यों करा है उन्होंने? क्योंकि ये मोकामा में थे। मोकामा कहाँ, किसके नाम से जाना जाता है? अनंत सिंह बाहुबली, अभी जेल से बाहर आए हैं। इनकी पत्नी वहां की विधायक हैं, और अब ये कभी हुआ करते थे लालू जी के साथ सर, और अब ये जेडीयू के साथ अलाइन है। नीलम देवी इनकी वाइफ विधायक रही है। तो ये उनका मैसेज उनको था, क्योंकि वो घोड़े के शौकीन वो भी तो घोड़े पर चलते हैं। इसीलिए घोड़े पे आए सर। ये मोकामा में ही घोड़े पे क्यों आए? वहां उनको कहते हैं छोटे सरकार लोग, अनंत सिंह को। और अनंत सिंह अक्सर दिन दोपहरी कभी भी आपको वो टक 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 घोड़ा चलाते हुए दिख जाएंगे। तो वहां वो पहुंचे तो फिर उन पर बोले भी। सुनिए, पिछले बार हम लोगों ने जिनको मौका दिया उन लोगों ने गद्दारी किया। इस बार मोकामा की जनता उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यही सरकार जेल भरवाती है, यही सरकार निकलवाती है अपने फायदा के लिए। लेकिन अब तेजस्वी जब आएगा तो कोई अपराधी नहीं बचने वाला है, कोई अपराधी नहीं बचने वाला है। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, झुके नहीं। लालू जी का लड़कों ने डराएगा, अच्छे अच्छों को देखा जाएगा। अब इन्होंने कहा धोखा किया, धोखेबाजी की। अनंत सिंह ने नाम नहीं लिया था। अनंत सिंह तो समझ गए ना, मेरे लिए कह रहे हैं। पहले आरजेडी की में ही थी उनकी पत्नी जो विधायक थी। अब सुनिए अनंत सिंह ने कैसे हिसाब बराबर किया। शामिल होंगे जिससे ऊपर छत पर चढ़ेंगे, ना शामिल कैसे होंगे? हम तो सब दिन शामिल। तो आप खुद हो गया, कोई बोलता है कि सरकार से जीतते हैं तो हम दिखा दिए जो कि हम सब दिन पार्टी है, कभी कहो नहीं। कुछ लोगों के विरोध का द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ लोग जो स्थानीय उस सबका नाम वो पसंद नहीं करता। तो इस बार कितने वोट से जीत का दावा है दादा आपका? वो सब हम फाजुल बात नहीं करेंगे। हम इतने जाने की जमानत जब्त करा देंगे, जनता जमानत जब्त करा देगा, जो विरोधी हमसे लड़ेगा। अरे हम तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते जो लोग हमारी बात करते हैं। लेकिन आप घोड़े वाली बात पर इनका एक कमेंट आया ब्रेक में अभी, जब ये बयान चल रहा था। नहीं, ब्रेक में जो हम कह रहे थे उसको ऑन एयर बोलते हैं। दरअसल ये क्यों वहां उन्होंने किया? मोकामा में सामंतशाही चलती है अनंत कुमार की, इसलिए उनको सामंती मानसिकता अपनी जो थी वहां दिखानी थी। घोड़े पर चढ़ना ये कोई किसी जाति से जुड़ा मसला आप मत मानिए। जो भी अपने आप को मानता है कि थोड़ा दबंग है, आपको मतलब तब तो उस तरह से साधन नहीं थे, लेकिन पहले तो सारे कोतवाल जो अंग्रेजों के समय में होते थे घोड़े पर चलते थे। पुलिस घोड़े पर चलती थी। घोड़े पर जितने राजे रजवाड़ों के जो वसूली करने वाले होते थे वो चलते थे। तो सामंती मानसिकता का प्रतीक है ये घोड़ा। और मोकामा में जाकर जब तेजस्वी यादव कहते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े सामंत हैं, तुम छोटे सामंत हो। असली मसला ये है।
अब इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि लोग तुमको सरकार मानते हैं, तुम घोड़े पे चलते हो, लो हम भी घोड़े पे चलते हैं। नहीं वही तो है ना, तभी तो ये कहना पड़ा लालू जी के। अच्छा लालू जी से बड़ा कौन सा वहां सरकार बताइए, हम तो नहीं मानते हैं, आज भी कोई नहीं। तो वही सामंती मानसिकता तो है, जाति उपनाम यहाँ काम नहीं करता है, सामंती मानसिकता। मुझे लगता है अब बिहार की इलेक्शन की बात करें तो प्रशांत किशोर पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमने बीजेपी पे बात कर ली, आरजेडी पे बात कर ली। मैं आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पढ़ रहा था, एक जर्नलिस्ट का लेख, उनका असेसमेंट ये था, आप कितने सहमत हैं कि प्रशांत किशोर से इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम बीजेपी को है, और बीजेपी इस बात को रियलाइज भी कर रही है। अपर कास्ट और एस्पिरेशनल वोट जितना होगा, जो बीजेपी को ज्यादा मिलता है, वो इस बार काटेंगे पीके। देखिए बिहार के बारे में हम सब जानते हैं कि जातीय विभाजन जो है राजनीतिक रूप से बिहार में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश उसके बाद आता है। बिहार में जो अपर कास्ट है उसकी समस्या क्या है कि उसका अपना कोई नेता नहीं है। एनडीए के साथ है अपर कास्ट, लेकिन एनडीए के जो प्रमुख नेता है सब पिछड़े हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी दलित हैं, या और भी चिराग पासवान, जो प्रमुख नेता हैं जिनका चेहरा है वो सब पिछड़े हैं। आरजेडी जो महागठबंधन है वहाँ भाई यादव हैं, मुसलमान हैं, और जो ओबीसी हैं जी। जो अपर कास्ट है उसका अपना कोई नेता नहीं है। अपर कास्ट के अंदर जो एस्पिरेशनल जो ये, चूंकि 2090 तक तो वहाँ कांग्रेस सरकार थी, भगवत झा आजाद और जगन्नाथ मिश्रा और सारे अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर होते थे, श्री कृष्ण बाबू से लेकर के सब। तो उसमें जो है एक सेक्शन बड़ा है, वो मान रहा है कि प्रशांत किशोर चूंकि ब्राह्मण है तो एक नेता हमारा उभर के आ रहा है। आपसे सहमत है कि वो एक सेक्शन अगर कटता है तो वो बीजेपी का नुकसान कर सकता है। एक शॉर्ट कमेंट आपका प्रशांत किशोर पर। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को सवर्णों का बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। और अगर आप 4 जो उपचुनाव हुए थे, जो प्रशांत किशोर ने की पार्टी ने, जन स्वराज ने लड़े थे, उसमें प्रशांत किशोर को जो वोट मिला है उसमें यह कहा गया है कि बड़ा वर्ग उन्हें सवर्ण वोट बैंक मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कर रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता हो रही है कि भाई कहीं हमारा वोट तो नहीं तोड़ेगा। देखिए प्रशांत किशोर किसका वोट तोड़ेंगे चुनाव के बाद पता पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ से डर है कि प्रशांत किशोर का हमें ज्यादा नुकसान न पहुंचे। वो एक मुद्दा तो बन गया, फैक्टर बन गए इस चुनाव में, पीके फैक्टर। ओके।